The Daily Show with Munir Memon. अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान भर में जो आफत इस वक्त नज़र आ रही है, जो कि शायद ही पाकिस्तान का कोई ऐसा इलाका है जहाँ पे ये आफत और इसके असरात ना देखे जा रहे हों। अगर मैं बात करूँ कराची से, जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो इसके असरात, इसके मंजर देखने में आते हैं। और महज ठट्टा से जो सफ़र शुरू होता है, ये सफ़र रुकता नहीं है। पूरे सिंध को इस तमाम तर सैलाबी रेले ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। बारिश से होने वाली तबाहकारियों ने जैसे कि पूरे पाकिस्तान को एक तरफ धकेल सा दिया हो। सिंध की बात करें, पंजाब की, ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, KPK की बात करें, तो जो सारे पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन हिस्से हैं, सारे बड़े ही प्यारे हिस्से हैं पाकिस्तान के, ये चारों सूबों में ये जो आफात फैलती हुई नज़र आती हैं, यकीनी तौर पे ये बड़ा एक लम्हा फ़िक्री है तमाम तर पाकिस्तानियों के लिए कि शायद कुछ तो ऐसा गलत हुआ कि रब रूठा हुआ है। कोई तो ऐसी बात है कि शायद कोई हमसे नाराज़ है, और यकीनी तौर पे इसके लिए ज़रूरी होगा कि हम बेहतर हिकमत अमली के साथ अपनी ज़िंदगी को एक डायरेक्शन दें। और साथ में इस वक्त बड़ी तादाद में रेस्क्यू का काम जारी है। लोग परेशान हैं, लोग इस वक्त बेघर हो चुके हैं। लोगों की अपनी जायदाद, लोगों के माल मवेशी सब पानी में बह गया। जो बच गए वो अपनी जानों के लिए शुक्र अदा कर रहे हैं, जिनके प्यारे बच गए वो अपने प्यारों के लिए शुक्र अदा कर रहे हैं। शायद इस वक्त की जो घड़ी है, बहुत से लोग इस वक्त अपना माल जो है वो जाने का इतना अफसोस नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत कुछ चला गया इस सैलाबी रेले में, बहुत कुछ ये पानी बहा ले गया अपने साथ। बहुत से प्यारे, बहुत से हमारे अपने पाकिस्तानी, बहुत से बच्चे, बहुत से बुजुर्ग, क्योंकि ये वो तबका है जो कि शायद हिलने का मौका ही ना दिया जा सका, जिसको ये मोहलत ही ना मिली कि वो सैलाब का जो रेला है जो उनकी तरफ बढ़ता चला जा रहा है, उससे बाहर निकल सकते, उससे किसी तरीके से बच सकते। लेकिन बहुत अफसोसनाक, दर्दनाक मनाजिर हैं ये हमारी आंखों के सामने। और इस वक्त रिलीफ की बात करें तो रिलीफ का काम यकीन तौर पे हो रहा है, लेकिन जिस अंदाज से काम हो रहा है, जिस अंदाज से काम किया जा रहा है, ये नाकाफ़ी होगा। पूरी कौम को मिलकर तमाम तर हिस्सों में काम करना होगा। आर्मी चीफ ने इस हवाले से क्या गुफ्तगू की, और जो आर्मी का जो रेस्क्यू मिशन है उसके हवाले से क्या कुछ हो रहा है, ज़रा ये मनाज़र देखें आप। चंद दिन से सैलाब अफेक्टेड एरिया का दौरा कर रहा हूँ। कल मैं बलूचिस्तान था, उथल और बेला के इलाके में, आज मैं खैरपुर सिंध में आया हूँ। यहाँ बहुत मैसिव डेवस्टेशन हुई है, बहुत तबाही हुई है। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और फलाई इदारे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रिलीफ पड़ाई जाए, लेकिन मेरा ख्याल है ये जो
प्रॉब्लम हुआ है, ये जो सैलाब आया है, ये बहुत ही इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। इसको ठीक होने में, लोगों को रिलीफ देने में, लोगों को रिहेबिलिटेट करने में बहुत साल लग जाएंगे। तो मैं अपील करता हूँ तमाम पाकिस्तानी अपने मुखैर हज़रात हैं कि वो सामने आएँ और इस मुश्किल हालात में अपने इन भाई की जो कि बहुत ही मुश्किल हालात हुए हैं की मदद करें। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया है कि फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट और आर्म फोर्सेस के मसाइल मौजूद हैं। आप लोग सामने आएँ, जिस तरीके से भी आप मदद करना चाहते हैं, फाइनेंशियल करना चाहते हैं या थ्रू मटेरियल करना चाहते हैं, आप आए और इन लोगों की मदद करें ताकि इन लोगों को हम रिहेबिलिटेट कर सकें। रिलीफ ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन तो तकरीबन खत्म हो चुका है। अब रिहेबिलिटेशन का मामला है और वो बहुत साल लेगा। इसके लिए हमें पूरी कौम की मदद चाहिए। दो ममालिक हैं, उनसे भी हमारी हुकूमत दरख्वास्त की है। मुझे बड़ी उम्मीद है फ्रेंडली कंट्रीज विल आल्सो कम फॉरवर्ड टू हेल्प पाकिस्तान इन दिस आवर ऑफ नीड। एंड आई आल्सो अपील ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, on behalf of people of Pakistan, to our expats and our friends abroad, to please come forward and help these people who are in very, very difficult situations. I am sure our expats, as usual, will not disappoint their brothers in back home in Pakistan. तो आपने देखा कि किस अंदाज से आर्मी चीफ की जानिब से ये जो मनाजिर थे देखे गए, जो कुछ उन्होंने कहा, जो कौम से उन्होंने खिताब भी किया, और उम्मीद की जा रही है कि आर्मी चीफ के इस कॉल के ऊपर बड़ी तादाद में पाकिस्तानी निकलेंगे और अपने प्यारों की मदद करेंगे। और फिर इसमें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब की बात की जाए तो कल और आज उनकी जानिब से एक टेलीथॉन भी मुकर्रर की गई है और इसमें देखा तो ये जा रहा है कि बड़ी तादाद में लोग फंड्स दे रहे हैं। खान साहब का भी ये मुख्तसर से दौरे रहें इन इलाकों में और दुआ की जा रही है कि चाहे जिस भी तरह से लोगों तक इमदाद पहुंचा दी जाए और हकदारों को उनका हक मिल सके, क्योंकि जो माल आज हमारे आपके पास है उस पर पूरा हक हमारे पाकिस्तानी भाई बहनों का है। खान साहब के हवाले से भी जो मनाजिर हैं आप देखें। तो आपने मनाजिर देखे और अगर मैं तस्करा ना करूं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी एक बड़े फोरम के सामने पाकिस्तान की मौजूदा सिनेरियो को पेश किया और पूरी दुनिया से, आलमी दुनिया से इस बात के ताउन की अपील की कि पाकिस्तान जो इस मुश्किल वक्त में आ खड़ा हुआ है उस मुश्किल से निकालने के लिए पाकिस्तानियों का साथ देना होगा। और यकीन तौर पर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मरहला है ये पाकिस्तान के हवाले से। कुछ पॉजिटिव्स भी हैं आज प्रोग्राम में, वो भी आप थोड़ी देर में शामिल करते हैं, लेकिन ये मनाज़र है आप देखें, फिर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। Pakistan has become the ground zero of this century's biggest existential threat, global warming. In some areas, the water is just everywhere, in an unbroken horizon of inundation. 72 districts have been declared calamity hit. Over 33 million people have been affected, which is the size of a small country. More than 1,100, including women and children, have lost their lives, and many more are injured. Livelihoods are severely impacted with the loss of livestock, not to mention crop losses, among other crucial sources of sustenance. Hundreds of thousands of women, children and men have been displaced and forced to spend days and nights in camps and open areas under a merciless sky. Lack of access to food, clean water, shelter, and basic health making life harder for them with each passing day. Critical infrastructure, roads, bridges, and railway networks have been seriously damaged and destroyed. This is impeding our efforts for delivery of aid and transportation to affectees to safer locations. The situation is likely to deteriorate even further as heavy rains continue over areas already inundated by more than 2 months of storm and flooding. For us, this is no less than a national emergency. Excellencies, the government of Pakistan is cognizant of its responsibilities and has been leading the humanitarian response with invaluable support from the United Nations and humanitarian partners. As part of our national efforts, we've earmarked $173 million to help flood-affected people through direct cash transfers. This will be dispersed through the Benazir Income Support Program to 1.5 million families who will each receive 25,000 rupees in immediate cash release,
relief. Rupees 5 billion has been allocated to the national disaster management authorities for relief efforts. The government has also provided 1 million rupees in compensation for next of kin of the deceased, 250,000 rupees for injury and for partial damage of houses, 500,000 rupees for destroyed houses. We urgently need shelter and tents and mosquito nets, if they can be arranged and transported. This appeal is expected to address only part of the overall requirements and will therefore complement the broader effort. I would like to urge the international community to give its full backing to the flash appeal to help the people of Pakistan most in need. I hope our partners would appreciate that given the urgent requirements of this catastrophe and the compounded burden on our economy, the humanitarian assistance being offered does not cut into the already committed development assistance. Beyond the immediate rescue and relief efforts, we would need support for rehabilitation and reconstruction of the flood-affected areas. I encourage you to contribute generously towards meeting the funding requirements of this response plan and going beyond. We believe that the efforts of the United Nations will be boosted by swift offers and announcements of support from your countries. आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमने जरा तस्करा किया कि किस अंदाज से सैलाब से होने वाली तबाहकारियां नजर आ रही हैं, मंजर आम पे आई हैं। तो अब थोड़ा सा तस्करा करते हैं मुआशी सूरत हाल का। आज डॉलर की कदर में कुछ हद तक कमी वाक़ई हुई। IMF के हवाले से कुछ इतलात आए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मुस्बत हैं, काफ़ी ज़्यादा हौसला अफज़ा हैं। और इस साल से हमें ज्वाइन करें जनाब अली मोहम्मद उस्मानी साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हैं। ज़रा इनसे जानते हैं कि आखिरी जो सैलाब के बाद एक पॉजिटिव खबर आई है, इसका असर क्या होने जा रहा है। अली अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुनीर। अली, आप पहले तो मैं ज़रा सैलाब से शुरू कर लूँ कि कितना डेविस्टेटिंग है, ना सिर्फ पाकिस्तान की मीशत के लिए बल्कि उन तमाम तर लोगों के लिए, उन तमाम तर प्यारों के लिए जो आज हमें हमारे दरमियान नहीं है या जो हैं भी, तो बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं इस वक्त। जी 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 सर, सबसे पहले तो इस कौम को खराज तहसीन पेश करना चाहिए जो 75 साल से अपनी मदद आपके तहत आगे बढ़ रहे हैं माशाल्लाह। दूसरी बात ये कि इसके अंदर अगर आप बात कर रहे हैं सैलाब से मुतासरा इलाकों की, डेफिनेटली ये एक नेशनल कैलेमिटीज है या आसमानी आफत कह लें इसको, जो भी, ये तो पूरी दुनिया में ही आते हैं। मगर पाकिस्तान, सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में ही क्यों? क्या ये हमारी पॉलिसी को रिफ्लेक्ट कर? देखिए, जिन्होंने जाना था अल्लाह के पास वो चले गए और जो इमदाद कर रहे हैं हम अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हैं। मगर दूसरे एंड्स के ऊपर ये भी देखा जाना चाहिए कि यहाँ पे कहाँ पे ऐसा, देखिए, हमदर्दी हम जता के किसी को प्रोलॉन्ग लाइफ के तहत नहीं लेके जा सकते। जो बेचारे डेप्रीवेशन पे हैं या जो बेचारे सब सफर कर रहे हैं वो ज्यादा बेहतर अपने बारे में बता सकते हैं कि उनके ऊपर क्या गुजर रही है और किस तरीके से वो सर्वाइव कर रहे हैं। हम तो एक तबसरा कर सकते हैं सिर्फ जनरली। अब बात यह है कि एक ऐसा सिनेरियो हो गया है, इसके ऊपर अवाम मुतहद भी है, चीजों को लेके भी चल रहे हैं, मगर इस बात की क्या गारंटी है कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी बारिश हो और कुछ चीजें हो तो उसको हम आज क्या पॉलिसी मैनेज कर रहे हैं? तो ये सब तमाम अली, दुनिया भर में अलर्ट जारी किए जाते हैं, इवैक्यूएशन होती है। हमारे यहाँ अलर्ट तो जारी हुआ लेकिन वो महज जो इलेक्शंस थे उनको मुलतवी करने के लिए हुआ। वहां से लोगों को बर वक्त निकाला ना गया। क्या तखमीना नहीं लगाया जा सका? क्या उस अंदेशा नहीं था कि इतनी बड़ी तबाही हो सकती है? सर, तखमीना तो उस वक्त लगाया जा सकता है कि जब आप किसी चीज का एनालिसिस या प्लानिंग की हो आपने। अगर आपको यही ना पता हो कि आपका कितना रकबा जो है वो मुतासिर हो सकता है और डैम की सलाहियत क्या है, आपके मुल्क में कैपेसिटी कितनी है वाटर रिजर्व करने की, डैम्स के ऊपर सियासतें होती चली गई हैं। मैं तो कहूंगा कि पिछले शायद एक साबिक कोई थे जिन्होंने डैम के लिए भी इफ्तिताह किया था और फंड रेज किया था, वो कब तक पाए तकमील तक पहुंचना है, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। 75 ईयर्स तक के शायद हमने कभी इन चीजों के ऊपर रहन ही नहीं डाला और जब एक बहुत बड़ी आफत हमारे सर के ऊपर नाजिल हुई तो हम इमदाद के लिए तो खड़े हो रहे हैं,
मगर उसके प्रिवेंशन फ्यूचर के ऊपर हमने कभी भी ना पहले कभी बात की है और ना कभी शायद आगे बात करें। और ये बिल्कुल दुरुस्त भी है, क्योंकि अगर हम माहिरीन से पूछे तो वो कह ही रहे हैं कि शायद अगर इन इलाकों में डैम्स होते हैं तो कहीं ना कहीं ये नुकसान को मिनिमाइज किया जा सकता था, या कुछ वक्त मिल जाता कि हम वहां से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर देते, लेकिन वक्त नहीं मिला लोगों की जी। अगर पाकिस्तान में लोगों को लोग समझा जाए तो फिर पॉलिसी बनेगी ना सर। अगर आप ये समझ रहे हैं कि भेड़ बकरी रहते हैं यहाँ पे, जंगल की तरह सब आगे चल रहे हैं, यहाँ पे एक वहां वो तफहीम ये है कि कानून सिर्फ गरीबों के लिए, तो इतनी बड़ी लेवल्स के देखिए ये कोई शायद इररेलेवेंट बात हो कि ना इंसाफी की ना इंसाफी की हम बात करते हैं, तो ये शायद इररेलेवेंट बात हो, मगर ये सब आपस में अलाइंड है कि जब एक बहुत बड़े लेवल्स के ऊपर ये बेरारवी इख्तियार होने लगती है एक नेशन के अंदर, तो जब नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं तो आवाम तो खड़ी होती है अपने जज्बे के तहत, मगर बात ये होती है कि जिनको हमने, चाहे वो इस गवर्नमेंट में हो चाहे पिछले गवर्नमेंट के अंदर रहे हो वो लोग, उन्होंने इसके ऊपर क्या रोल प्ले किया है सिवाय इसके कि किस तरीके से ये डैम बनेगा या नहीं बनेगा, या इन चीजों के ऊपर बातें की गई हैं। तो जिन्होंने जाना था अल्लाह के पास वो तो चले गए, जो कि बहुत ही एक हमारी अपनी नाअहली की वजह से वो बेचारे इस तरीके से हुआ है, मगर आगे क्या इसमें हमको क्या सिर्फ इमदाद करना। और फिर हमने भी देखा 2005 के अंदर भी जब ज़ल्ज़ला आया तो किस तरीके से पूरी पाकिस्तानी आवाम ने मिलकर एक साथ दिया। कुछ अरसे के बाद ये न्यूज़ आउटब्रेक हुई कि सैलाब वो जो ज़ल्ज़ले मुतासिरीन थे उनको जो है चीजें मुहैया की गई, और कुछ अरसे के बाद वही सामान जो है वो मार्केट में फरोख्त भी होता हुआ दिखाई दिया। तो ये कुछ चीजें क्या हम मॉनिटरिंग नहीं है ना अली, मॉनिटरिंग नहीं है हमारे मुल्क में। आमतौर पे इस तरह के मामलात सियासत के नजर हो जाते हैं, या कुछ अपने मुनाफाखोरी के चक्कर में, कुछ अपना माल बनाने के चक्कर में वो अवाम का जो पैसा जो हक है वो अवाम तक नहीं मुंतकिल होने देते। तो ये किसकी जिम्मेदारी होती है कि अवाम की जिम्मेदारी होती है, हुक्मरान की जिम्मेदारी, हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है ना अली। हुकूमत वक्त की जब जिम्मेदारी होती है और हुकूमत वक्त के अंदर हमारे को इन चीजों के अंदर जब अलाइनमेंट नहीं दिखती है, तो फिर आप फिर जब ये इन चीजों के ऊपर बात करते हैं तो फिर उसी रब्बुल इज्जत की फिर शान के अंदर फिर देखें भी ना कि वो किस तरीके से फिर आपको मुसीबतों में या परेशानियों में डालता है। गर्चे ये चीजें जो है कि इन मामलात के अंदर अगर मुनाफाखोरी, सूदखोरी और इन सब चीजों से बात नहीं आते, लेट्स सपोज कि मैं जनरलाइजेशन के अंदर बात कर रहा हूँ, मैं किसी भी बात नहीं कर रहा है स्पेसिफिकली, और नमाज़ें अदा करने लगते हैं कि अल्लाह ताला इस तबाही से हमें बचा ले, बारिशें रुक जाए, मगर अपने अमाल को दुरुस्त नहीं करते। तो इमाम बुखारी के नजदीक अगर आप देखें तो उसके अंदर तो उन्होंने ये भी कहा है ना कि जबान से इकरार करना और अमल का नाम ईमान है। क्या बात, खूबसूरत बात की अली, और आपने यकीन तौर पे ये हम सब के ऊपर लागू होता है कि हम अक्सर कह तो बहुत कुछ देते हैं जोश खिताबत में या उस वक्त माहौल और महफिल के तनाजुर में, लेकिन शायद अमल की जब बात आती है तो हम में से बहुत सारे लोग इसमें चूक जाते हैं। लेकिन अली अब जरा माशी एतबार की तरफ बात करते हैं। लोग समझ रहे हैं ये सैलाब है, ये आ गया, लेकिन इस सैलाब के पीछे एक और बड़ा सैलाब है जो लोगों को नजर नहीं आ रहा। अगले 6 महीने तक शायद जो मवेशी बह चुके हैं, जो माल मवेशी जाया हो चुका, जो फसलें तबाह हो चुकी, जो अनाज उग रहा था, जो जमीन बंजर हुई थी, सर वो अब 6 महीने तक शायद उसके असरात देखे जाएंगे और उसके बाद तक ये मामलात नजर आएंगे। यकीनन देखिए, बात ये होती है कि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, ये भी अल्लाह ने कुरान शरीफ में फरमाया, यकीनन हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो मुश्किल तो एक वक्त पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि और पूरी दुनिया से लोग इमदाद कर रहे हैं और तमाम सब चीजें हो रही हैं। आगे जाके ये चीजें किस तरीके से रुख इख्तियार करती हैं वो तो ये देखे ना, जहाँ पे सैलाब आता है वहां पे जमीन खेज हो जाती है, मगर ये लेटर ऑन टॉपिक्स है, बाद में बात करने वाली बातें हैं। मगर अभी मसला ये है कि ये जो इतनी बड़ी तबाहकारी हुई है, खासतौर से पाकिस्तान एग्रीकल्चर इकोनॉमी है और एग्रीकल्चर डिवेस्टेटिंग सिचुएशन में चला जाए अगर पाकिस्तान का, तो आप किस तरीके से अपनी ग़िज़ाई किल्लत को पूरा करेंगे फ्यूचर में। जब टिड्डी दल का हमला होता है, ठीक है, वो भी नेचुरल एक कैलेमिटीज थी, उसके बाद अभी ये डिजास्टर इस तरीके का हो गया, तो नेचुरल कैलेमिटीज होते हैं, तो हमें ये सोचना, इनसे आप बच नहीं सकते, इनसे आप किसी सूरत में, अगर कहीं ज़ल्ज़ला आ रहा है, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं से कोई आसमानी आफत आ रही है, इनसे बच नहीं सकते। इनसे सिर्फ बचने का जरिया अपने ईमान और अमल को सही करना होता है कि अपने रब को राजी कर लें आप। जो ये चीजें जो होती हैं, उन चीजों के ऊपर हम कोई स्ट्रेटजी या पॉलिसी नहीं मेंटेन कर सकते कि कोई चीज ऐसे डेवलप कर दें कि 1000 एकड़ रकबे को जो हम कवर कर लें ज़ल्ज़ले से, तूफान से या आंधी से। इसके लिए सिर्फ अपने ईमान को हमें दुरुस्त करना होता है, और इस ईमान की दुरुस्तगी एक बहुत बड़ा पैरामीटर होती है, हथियार होती है, जिसके तहत हमको अल्लाह ताला अपनी अमान में रखता है। जब इन तमाम तर चीजों के अंदर किसी का हक खाया जाता है, किसी के साथ, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में ऐसा हुआ है,
मगर जनरलाइजेशन होता है अली, अली होता है, बिल्कुल होता है। हम ये नहीं कह सकते हम बहैसियत कौम हर चीज में बहुत अच्छे हैं, और मैं अपने आप को उसमें शामिल करके ये बात कहता हूं, मैं आपकी तरफ से भी आपकी शमूलियत डाल देता हूं। हम सब कहीं ना कहीं, हम सबसे कोई कोताही जरूर हुई है, कहीं ना कहीं कुछ मामला जरूर गड़बड़ हुआ है। लेकिन अली माशी पहलू की तरफ बात करेंगे, क्योंकि माशी पहलू लोग नहीं जानते अली। इस बारे में लोगों को बताना होगा, तैयार करना होगा, जहन साजी करनी होगी, और लोगों को फिर एक लाए अमल देना होगा कि अगले 6 महीने में जब यहाँ जिन जमीनों से, जिन फसलों से हमें अनाज आया करता था, जब वो अनाज नहीं आएगा, जिन जानवरों से हमें दूध मिला करता था वो दूध नहीं मिलेगा, जहां से हमें गोश्त की फराहमी होती थी वो जानवर अब नहीं रहे, तो इसका असर कितना बड़ा होने जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो मैं एक आपके सब प्रोग्राम में तवज्जो से बात करूं कि इमरान खान एक एफर्ट कर रहे हैं, या जो भी हुकूमती नुमाइंदा कोई अगर कोई एफर्ट कर रहा है इस्लाम की मदद करने के लिए, तो ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज में शामिल है, राइट। अब मैं कल से ये एक चीज देख रहा हूँ कि जो हमारे जो वजीर आजम साहब है, साबिक वजीर आजम साहब इमरान खान साहब, उन्होंने 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर 5 करोड़ जमा कर लिए। इसी के ऊपर डिस्कशन शुरू हो गई है हमारे फेसबुक के ऊपर जी। खुदारा ये मैटर ऑफ डिबेट्स नहीं है। इमरान खान साहब अपनी मार्केट करने के लिए या पॉलिटिकल कैंपेन करने के लिए इस चीज को कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई पॉलिटिकल जमात इस चीज के लिए कर रही है। अब हमारा एक जो वो है, एक कॉन्सेप्ट आ गया है, वो इन चीजों के ऊपर डिस्कशन हो रही है कि आप हमारा नुमाइंदा इस तरीके से कर रहा है, आपका नुमाइंदा। असल चीज सर इस वक्त ये है कि अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए, और जो भी इमदाद कलेक्ट हो रहा है, ये तो खामोशी से करने वाले अमाल है। हमारे जो अगर वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अगर कर रहे हैं, या शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, या जरदारी साहब, या कोई भी XYZ जो भी अपना रोल प्ले कर ही रहा है ना सर जी, तो इसको ज्यादातर एग्जीक्यूशन प्लान्स के ऊपर कैसे लेके जाएंगे? अभी आपने बात की कंट्रोलिंग का फुकदान है। अब कंट्रोलिंग का फुकदान है तो इस बात की 5 करोड़ रुपए जमा करना एक अच्छी बात है, मगर क्या वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन होगा? सवाल ये है कि बीच में क्या इनके उसमें धड़ेबंदियां नहीं है PTI के अंदर? क्या वो इस तरीके से उसको ट्रांसपेरेंटली एक एक हक अदा किया जाएगा इसके अंदर? तो ये सर अल्लाह से और अली, अगर हम ये बात अक्सर कहते हैं, और कल भी ये बात चल रही थी कि इस वक्त अगर कराची ही को देख लें तो आपको कराची की हर बड़ी शाहरा के ऊपर, हर छोटी शाहरा के ऊपर एक कैंप लगा हुआ नजर आएगा, जहां पे इस तरह का इमदादी सामान इकट्ठा किया जा रहा है। और फिर लोग ये सवाल भी करते हैं कि जो इमदादी सामान इधर इकट्ठा किया गया है वो आखिर कैसे पहुंचेगा, क्योंकि इसकी स्टोरेज का कोई तरीकेकार वाजे नहीं है। ये सामान मार्केटों से खरीद के लोग अपनी मदद आप यहां तक पहुंचा रहे हैं, तो कोई एक ऐसा यूनिफाइड मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि ये जो सामान है एक एक करके हर इलाके तक उसकी जरूरत के हिसाब से पहुंचता, ना कि हम यहाँ पे जो देख रहे हैं कि हर कोई अपने तरीके से इकट्ठा कर रहा है और फिर पहुंचाने की कर रहा है। तो एक यूनिफाइड वे की जरूरत है ताकि इस वक्त जो डिजास्टर आया हुआ है उसको जल्द से जल्द वहां पे ये सामान पहुंचाया जाए, क्योंकि हम नहीं जानते कि हर गुजरता हुआ लम्हा किसके लिए कितना मुश्किल है, कौन इस वक्त भूख की शिद्दत पे है, कौन इस वक्त प्यास की शिद्दत पे है, किसको अद्वियात चाहिए, कहां अद्वियात पहुंच गई, वहीं पे क्या अद्वियात पहुंच रही, कहां अनाज पहुंच चुका, वहीं पे क्या अनाज पहुंच रहा है। ऐसा ना हो कि हम फिर एक जगह डंप कर दें और फिर ये तमाम तर चीजें उजाया हो जाए। देखिए सर, बात वही है ना कि ये इन चीजों के ऊपर अभी सिर्फ हम अल्लाह से कुछ नहीं इमदाद करें, बस सिर्फ अल्लाह ताला से अपनी ही अमाल की दुरुस्ती और अपने अमाल को सही करना शुरू कर दें और दुआएं खैर करेंगे, क्योंकि देखिए इस मुसीबत से सिर्फ निकाल अल्लाह ताला ही सकता है आपको। ठीक है, आप अपनी एक एफर्ट करते हैं, उस एफर्ट के नतीजे के अंदर ठीक है आपके, अगर आप सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया देखें तो वो एक जब उन्होंने कहा था कि मैं पूरी कौम को खिलाना चाहता हूं, तो वो एक मछली ने आके जो है पूरा जो उन्होंने खाना पकाया था वो खा गई थी। तो ये इंसान की सलाहियत नहीं है किसी को खिलाना पिलाना, कफालत करना। ये तो सिर्फ अब हमको यहाँ पे ये करना चाहिए कि अगर कोई नहीं भी इसमें रोल प्ले कर रहा तो अल्लाह ताला से एक तो ये आज अहद कर ले कि मैं बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, मैं अपने जो भी मुझसे वो है, मैं अपनी ईमान की दुरुस्तगी के साथ एक अच्छे नियत के साथ इन लोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ। तो वो भी बहुत एक मैटर कर जाती है। आपने मतलब इन तमाम तर चीजों से थोड़ा सा निकल के आके थोड़ा डायमेंशन अपनी जात से बढ़ के पाकिस्तान का सोचना होगा। अली, मुझे एक ब्रेक शामिल करने का कहा जा रहा है, मैं आपकी तरफ आता हूँ, एक ब्रेक लेते जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। आप देख रहे हैं
The Daily Show with Munir Neman. प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त थोड़ा तस्करा हम करेंगे मईशत के ऊपर। इस वक्त आज एक बड़ी मुस्बत खबर देखी गई कि पाकिस्तान में जो डॉलर की कदर है वो कम हुई। IMF के हवाले से जो मामला है वो बिल आखिर तय पाए और अब एक अमली जामे की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पाकिस्तान की मईशत पे क्या असरात होने जा रहे हैं इस हवाले से बात करेंगे। अली, आपने आज बड़ी खबर देखी कि डॉलर की कदर में एक गिरावट भी थी और अब उम्मीद की जा सकती है कि शायद ये गिरावट देरपा हो सकती है या डॉलर इस सतह के आसपास कहीं मुस्तहकम हो सकता है, क्योंकि IMF के साथ जो इफ्स एंड बट्स की जो सिचुएशन थी वो काफी हद तक क्लियर हो गई। इसके अंदर लेट्स सपोज कि हमने देखा था कि पिछले काफी अरसों से जो है हमें इस $1 बिलियन से अबव जो एक अमाउंट है हमारी असिस्टेंस मिलनी थी, उसके पीछे काफी अरसे से जो है वो चहमगोइयां हो रही थी, गवर्नमेंट की अपनी हिकमत अमली तैयार हो रही थी और तमाम लेवल्स के ऊपर इस बातें हो रही थी। बिल आखिर एक मौके के बाद जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सक्सेसफुली इसको मैनेज करने में कामयाब हो गई। पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर आपने बात की, पेट्रोलियम प्राइसेस अच्छे खासे आपने इंक्रीज किया IMF की शराइत के तहत और मुख्तलिफ बिजली के बिलों के अंदर आपने फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के ऊपर बात की। इतने बड़े लेवल्स के ऊपर एक प्रेशर गवर्नमेंट ने बेयर करके, गवर्नमेंट ने नहीं आवाम ने बेयर किया और उसके बाद बिल आखिर 1 बिलियन की असिस्टेंस आपको मिल गई, जिसकी वजह से आप आज अप्रिशिएट करते हैं। 175 रुपए पे डॉलर महंगा था, आज 224 रुपए से गिर के 221 रुपए आ गया, तो उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है कि 3 रुपए आपकी करेंसी अप्रिशिएट हो गई है। ठीक है, आपकी मईशत का 40, 50 या 70 रुपए से जो एक डेक्लाइन आया था रुपये के फॉर्म में, वो एक मायने नहीं रखता, बल्कि 3 रुपए जो आपका रुपया अप्रिशिएट हुआ वो एक बहुत बड़ा मायने रखता है। शायद स्टॉक मार्केट भी बहुत अपसाइड दिखाई है, ये तमाम तस्वीरें। तो ये जो तो अली, मैं आपकी गुफ्तगू से सवाल ये अकस करना चाहूंगा कि क्या ये जो हम देख रहे हैं कि 3 रुपीज का डिक्लाइन इस वक्त नजर आया, क्या ये ऐन मुमकिन है कि ये डॉलर फिर 200 रुपए की सतह से नीचे जा सकता है ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान में अगेन गवर्नमेंट उस तरीके से स्टेबल नहीं है, सैलाब की वजह से पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ज़र मुबादला जाया हो रहा है? देखिए, सबसे पहली चीज तो मुझे ये बता दें कि अभी आपने एक नेशनल कैलेमिटीज के तहत अपनी रिसोर्सेज को जो है वो जाया होने के ऊपर बात की। ठीक है जी, डेफिनेटली अगर इन रिसोर्सेज का शॉर्टफॉल होगा तो इन रिसोर्सेज को पूरा करने के लिए जो है वो आपको कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर शायद इंपोर्ट पे जाना पड़ेगा। किसी मुल्क ने इमदाद दे दी तो वो एक अलग फैक्टर है, मगर शायद आपको जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज को पूरा करने के लिए आपको जाना पड़े। इंडिया के साथ आपकी तिजारत ओपन नहीं है, नहीं तो शायद जैसे पहले कभी टमाटर, आलू, प्याज आपका इम्पोर्ट आ जाता था इंडिया के साथ, तो यकीनन आपको कहीं ना कहीं से दूसरी जगहों से, दूसरी स्टेट से आपको लेना पड़ेगा। कोई मुल्क कब तक कि आपको ये असिस्टेंस की मदद फराहम करता है ये एक अलग मैटर है, मगर अगर आपको लॉन्ग रन के ऊपर इसको परचेज करना पड़ गया एलसी खोल के, तो एक तो ज़र मुबादला के ज़खायर के ऊपर आपके ऊपर ये प्रेशर आने वाला है। और अगर अली पाकिस्तान के डायनेमिक्स देखें तो हमारी तिजारत हमारे एक पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान से बंद है, दूसरी जानिब हमारी तिजारत ईरान से उस तरीके से नहीं है। आपको भी पता है मामलात क्या हैं। अफगानिस्तान उस वक्त किसी भी ऐसी पोजीशन में नहीं है कि वो बेहतर तौर पे कंट्रीब्यूट कर सके पाकिस्तान में अनाज के हवाले से, क्योंकि वहां पे खुद एक बड़ा मसला चल रहा है, क्राइसिस की सिचुएशन है। अब रह गया चाइना, लेकिन चाइना हमें क्या किस हद तक सपोर्ट कर सकता है, और चाइना जिस हिस्से में पाकिस्तान के लगता है वो कराची तक जब उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा तो फिर मौजूदा जब निजाम में हम देख रहे हैं बहुत सारी सड़कें बह गई, टूट गई, क्या वो पॉसिबल रहेगा? देखिए, बात इंफ्रास्ट्रक्चर तो कराची के हद में बिलोंग करता हूँ, तो कराची के हद तक के तो तकरीबन 65% से अबव जब इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपका बहुत खतरनाक हालत के अंदर आ गया। आप मेन रोड के ऊपर जो चल रहे होते हैं तो सर जैसे कि आप किसी पहाड़ी इलाके में ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर खासतौर से मेन हब्स के, जो अगर आप ये देखें आए चंद्रीगढ़ रोड पे आ जाए, चाहे एमेजिना रोड पे आ जाए, तो ये तो तमाम तर चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ चीजें जो कि आपके PSDP में आती हैं, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं। तो इसके लिए तो गवर्नमेंट ने वैसे ही कुछ फंड मुख्तस किया हुआ होता है, वो भी अभी एलोकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है। अब जब ये चीजें आती हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी तो अगर आप जाके स्टडी करते हैं मैस्लो की हायरार्की नीड्स को, जो थ्योरी है मैस्लो की, तो उसके अंदर अगर आप स्टडी करते हैं तो सबसे पहले बेसिक नीड जो होती है वो तो रोटी, कपड़ा, मकान होती है सर आपकी। तो यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो अभी बाद में आएगी, पहले तो आप अपने जो जरूरियात जिंदगी है, खास तौर से खाना पानी, उसको पूरा करने के ऊपर फोकस रहेगा। अगर खुदा न खास्ते शॉर्टफॉल हो जाती है यहाँ की वजह से, तो मतलब ऐसी सूरत में नहीं होगा ना कि गंदम की शॉर्टफॉल हो गई और गवर्नमेंट पॉलिसी अनाउंस कर रही है कि पाकिस्तान कराची में रोड बना दे।
ठीक है, ये तो सेकेंडरी टास्क के ऊपर आएंगे। तो और फंड आपके पास से शायद बजट भी डेफिसिट में आपका, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आपके पास ट्रेंड स्टाफ भी नहीं है। हर जगह पे आपकी पाक आर्मी जो है, पाकिस्तान आर्मी जो है वो इंटरवीन करती है, चाहे सैलाब सदकान को बचाने के लिए, चाहे नेशनल कैलेमिटीज से निकलने के लिए, चाहे IMF के अप्रूवल्स के लिए। तो ये जो एक बहुत बड़ा एक गैप क्रिएट हो रहा है इसके अंदर, जो आप शायद एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि $214, 213 या 210 तक के आ जाए, मगर अल्टीमेटली कोई ऐसा अरीना या कोई ऐसा वेन्यू नहीं दिख रहा मुझे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन के तहत, बल्कि इंपोर्ट्स बढ़ सकती हैं, जिसकी वजह से अगर ये आपके कुछ हफ्ते के लिए तो शायद आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट शायद आपको ग्रांट में मिल जाए, मगर कब तक के अगर सर्वाइवल नहीं होता। यकीन तौर पे हमें एक स्ट्रैटेजी चाहिए ना, एक ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए इस तरह से निकाल सके, और फिर आने वाले दिनों में वी आर एक्सपेक्टिंग इलेक्शंस, और इलेक्शन ईयर है, और फिर सर्दियां हैं, सर्दियों के जो मसाइल हैं वो इलाकों पे बहुत ज्यादा का असरअंदाज होते हैं। लेकिन अली, मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा यहां पे इस डिजास्टर से निकलने के लिए, कि हम यहां से इस डिजास्टर से भी निकल जाए और हमारी मईशत अब मुस्तहकम होती हुई नजर आए, सही मानों में मुस्तहकम हो, कोई बबल ना हो, कोई कैमोफ्लेज ना हो, क्या वो एक इकदाम है जो करना होगा? सर एक इकदाम करना होगा, वो एक मेन इकदाम ये होगा कि इस वक्त जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, खासतौर से जो इंतकामी सियासत चल रही है पिछले 8-10 साल से, ठीक है, उसको फिलहाल इसको पाकिस्तान के खातिर इसको बालाए ताक लाना होगा, उसको पीछे करना होगा, इसको हटाना होगा। इमरान खान साहब बहुत मोतबर पाकिस्तानी है, शहबाज शरीफ साहब बहुत मोतबर पाकिस्तानी है, जो भी कोर्ट केसेस हैं उनको मैं बार बार आपके प्रोग्राम में भी कहता रहा हूं कि आला अदलिया को फैसला करने दीजिए, एक मोतबर अदलिया है, एथिक्स रेगुलेटर है हमारे मुल्क के अंदर, उसको फैसला करने दीजिए। इस वक्त इन तमाम तर चीजों से बालातर होकर एक मुश्तरका पॉलिसी बनाइए, और उसके बेसिस के ऊपर इमरान खान साहब को भी थोड़ा सा इसके अंदर अपने एक रोल प्ले करना चाहिए। तभी इस चीजों को छोड़ दें जो एक नारा लगता था कि लूटी भी दौलत है। एक जामे नेशनल एक्शन प्लान मुरतब करना होगा ना अली? नेशनल एक्शन प्लान बात तो ये होती है ना कि उस प्लान को मुरतब करना और एग्जीक्यूट करना, हाँ। दोनों अलग अलग चीजें, मतलब आप उसको एक इम्प्लीमेंट करना, उसको एग्जीक्यूट करना, दो अलग अलग चीजें। इम्प्लीमेंट तो मैंने कर दिया कि ठीक है यार ये चीज होगी, मगर एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में भी वो है कि नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट तो दोनों एक ही चीजें लग रही होती है, इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूशन। मगर इम्प्लीमेंट तो मैंने चले एक पॉलिसी सादर कर दी, आपके ऑफिस में लगा दिया कि कोई भी 9 बजे से 10 बजे के बाद, 9 बजे से लेके 5 बजे तक की मेरी टाइमिंग है, ये तो मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। अब एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में आता है कि नहीं आता है, मतलब अगर कोई देर से आता है तो उसके ऊपर क्या पेनलाइजेशन है, क्या चीज है, तो ये बहुत बड़ी डिबेट है, इसके ऊपर तो यकीनी तौर पर बड़े इंपॉर्टेंट है, और ये सारी सूरत हाल इतनी आसान नहीं है जितनी नजर आती है। अली, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा जबरदस्त अंदाज में तजिया दिया। इनफैक्ट मैं खुद इस बात के लिए काफी ज्यादा वोकल हूं कि अगर अपना वजीर आजम लाने के लिए, अपना वजीर आला लाने के लिए एक अलायंस हो सकता है, एक दूसरे के साथ बैठा जा सकता है, देरीना दुश्मनियां भुलाई जा सकती हैं, अपने आपसी मसाइल को, अपने आपसी चपकलिशों को भुलाया जा सकता है, तो पाकिस्तान की कौम के लिए जो इस वक्त बहुत सारी मुश्किलात में घिरी हुई है, जिसको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि जो लोग इस वक्त शायद शहरों में बस रहे हैं, शायद उनको इस तरफ नज़र नहीं जा रही कि ये जो हुआ है वो क्या हुआ, तो ये बताते चलें कि इसके असरात आप तक आ रहे हैं। ये जो कुछ इस वक्त अनाज की शॉर्टेज होगी, जो कुछ ये जो वहाँ पे से लोग नकल मकानी करके शहरों की तरफ बहुत से लोग रुख करेंगे, ये असरात आप पे भी आएंगे। तो यकीनी तौर पे इस तमाम तर आफत से कोई एक शख्स भी बरी-उज़्ज़िम्मा नहीं है, मुबर्रा नहीं है, और उसके असरात उसको भुगतने होंगे। तो बेहतर है कि एक बेहतर नेशनल एक्शन प्लान मुरतब किया जाए, जो जामे हो, जो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए, इसको एग्जीक्यूट किया जाए, ताकि पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाला जा सके। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेज़बान मुनीर को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमन।